नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले आधे घंटे होने वाली है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। शुरुआत करते हैं न्यूज़ एट 10 की टॉप हेडलाइंस के साथ। ब्रिक्स समिट में पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा। घोषणा पत्र में आतंकवाद के सभी रूपों से मुकाबला करने पर जोर। पीएम मोदी ने कहा, पहलगाम में मानवता पर हुआ आतंकवादी हमला। अगले साल भारत करेगा ब्रिक्स की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया सदस्य देशों को न्योता। कहा, ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स से काफी उम्मीदें। दिल्ली में आज से रक्षा लेखा विभाग का नियंत्रक सम्मेलन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। बजट, लेखा सुधार और क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर होगी चर्चा। बाढ़ और बारिश की त्रासदी झेल रहे हिमाचल में आज मौसम साफ, लेकिन अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में भी फिर सक्रिय हुआ मॉनसून। और खेल की खबरों में, बर्मिंघम में टीम इंडिया की 58 साल में पहली जीत। इंग्लैंड को 336 रन से हराया। 5 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर। लॉर्ड्स में 10 जुलाई से होगा अब तीसरा टेस्ट। और अब खबरें विस्तार से। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की गूंज ब्रिक्स समिट में भी सुनाई दी है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में सम्मेलन के पहले दिन सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए इस साल अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। ब्रिक्स समिट में पहले दिन की कार्यवाही के बाद अपनाए गए रियो डी जेनेरो घोषणा पत्र में किसी भी आतंकी कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए उसे आपराधिक और अनुचित बताया गया, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो, जब भी, जहां भी और जिसके द्वारा भी किया गया हो। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि रियो घोषणा पत्र के पैराग्राफ 34 में क्या लिखा है। हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। हम आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और सुरक्षित ठिकानों सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। इसके साथ ही ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि हम दोहराते हैं कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों और उनके समर्थन में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और प्रासंगिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानकों को अस्वीकार करने का आग्रह करते हैं। साथ ही हम आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मापदंडों को अस्वीकार करने का आह्वान करते हैं। हम ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप और इसके 5 उप समूहों की गतिविधियों का स्वागत करते हैं, जो ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म रणनीति, ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म कार्य योजना और CTWG स्थिति पत्र पर आधारित है। हम संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के शीघ्र अंतिम रूप और अपनाने का आह्वान करते हैं। The terrorism was a grave threat facing humanity. In this context, he noted that all the leaders have condemned Pahalgam terrorist attack in strongest terms. Pahalgam attack, terror attack, is an onslaught on the entire humanity. He also noted that those funding, promoting and providing safe havens to terrorists must be dealt with in the harshest terms. In the session on strengthening multilateralism, economic, financial affairs and artificial intelligence, Honorable Prime Minister expressed that diversity and multipolarity were valued strengths of the BRICS.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को साझा हितों और भविष्य की बुनियाद बताया। ब्रिक्स सम्मेलन के शांति, सुरक्षा और ग्लोबल गवर्नेंस सत्र में आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में ही मानवता का विकास संभव है। प्रधानमंत्री ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को अमानवीय और कायरतापूर्ण करार दिया। साथ ही कहा कि हमला भारत की आत्मा, अस्मिता और गरिमा पर सीधा प्रहार है। आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत तो होना चाहिए, केवल सुविधा नहीं। अगर पहले ये देखेंगे कि हमला किस देश में हुआ, किसके विरुद्ध हुआ, तो ये मानवता के खिलाफ विश्वासघात होगा। उन्होंने कहा कि निजी या राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को मूक सम्मति देना, आतंकियों का साथ देना किसी भी अवस्था में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए सदस्य देशों को आमंत्रित किया। Honorable Prime Minister addressed the session on global governance and peace and security, where he reaffirmed India's commitment to enhancing the voice of the Global South. The global organizations of the 20th century lacked the capacity to deal with the challenges of the 21st century. And therefore, he underscored the importance of reforming the multilateral organizations. He called for a multipolar and inclusive world order and stated that the global governance institutions, particularly the UN Security Council, the IMF, the World Bank, and the WTO, must undergo urgent reform to reflect the contemporary realities and times. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मुख्य सत्र को संबोधित किया। सत्र का फोकस बहुपक्षवाद, आर्थिक वित्तीय मामलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मजबूत करना रहा। पीएम ने इस बात पर चर्चा की कि तेजी से बहुध्रुवीय हो रहे विश्व में ब्रिक्स मंच को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए। पीएम ने इसके लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। पीएम ने कहा कि सुधारित बहुपक्षवाद की मांग करते हुए विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए हमारी प्रणालियों में सुधार अहम है। ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग का जिक्र करते हुए पीएम ने दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और स्वस्थ क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने को कहा। पीएम ने ब्रिक्स विज्ञान और अनुसंधान रिपोजिटरी की स्थापना का सुझाव दिया, जिससे ग्लोबल साउथ के देश लाभान्वित हो सकें। प्रधानमंत्री ने क्रिटिकल मिनरल और तकनीक में अधिक सहयोग पर जोर दिया। साथ ही सुनिश्चित करने को कहा कि कोई देश इन संसाधनों का दुरुपयोग ना कर सके। एआई के जिम्मेदारी भरे प्रयोग की चर्चा करते हुए पीएम ने एआई गवर्नेंस, चिंताओं के समाधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने को समान प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत बताई। He added that BRICS could play an important role in shaping a multipolar world. In this context, he also gave few suggestions in terms of considering setting up a science and research repository in the BRICS groups by the Global South countries to focus on supply chains of the critical minerals, both secured and make it resilient, and the BRICS group to work on responsible AI. ब्रिक्स नेताओं ने एक ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि वैश्विक दक्षिण अब एक अधिक समावेशी, सतत और न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था के लिए एकजुट है। शिखर सम्मेलन की थीम वैश्विक दक्षिण सहयोग को अधिक समावेशी और सतत शासन हेतु मजबूत बनाना है, जिसके तहत नेताओं ने पारस्परिक सम्मान, संप्रभु समानता, लोकतंत्र, समावेशिता और सहमति जैसे मूल सिद्धांतों को दोहराया। तो ब्रिक्स नेताओं ने इस ऐतिहासिक घोषणा पत्र को जारी किया, जिसमें समावेशी, सतत और न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था के लिए एकजुट ग्लोबल साउथ का आह्वान किया। साथ ही वैश्विक दक्षिण सहयोग को अधिक समावेशी और सतत शासन बनाने के लक्ष्य रखे। पारस्परिक सम्मान, संप्रभु समानता, लोकतंत्र, समावेशिता और सहमति पर जोर दिया गया। इसके साथ साथ जलवायु वित्त पर ब्रिक्स नेताओं की फ्रेमवर्क घोषणा भी की गई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शासन का संयुक्त वक्तव्य था। बीमारियों के उन्मूलन के लिए साझेदारी पर भी सहमति बनी है। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शासन प्रणालियों में तत्काल सुधार की मांग की गई है।
वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समकालीन वास्तविकताओं के अनुरूप ढालने पर भी जोर दिया गया है। इसके साथ साथ उभरते और विकासशील देशों की अधिक भागीदारी की जरूरत पर भी रियो डी जेनेरो के घोषणा पत्र में जोर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ब्रिक्स देशों की व्यापक भूमिका की भी इस घोषणा पत्र में वकालत की गई है। यूएन सुरक्षा परिषद जैसे निकायों में ब्रिक्स की सक्रिय भूमिका पर अहम जोर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में वरिष्ठ पदों पर किसी एक देश या समूह के एकाधिकार का विरोध किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं और विकासशील देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी को और ज्यादा बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वैश्विक संघर्ष और सैन्य खर्चों में वृद्धि पर चिंता जताई गई है। भू राजनीतिक ध्रुवीकरण पर भी गंभीर चिंता जताई गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि विकासशील देशों के सतत विकास में वैश्विक सैन्य बजट में बढ़ोतरी हानिकारक बताया गया है। सुरक्षा को जलवायु परिवर्तन एजेंडे से जोड़ने के प्रयास चिंताजनक बताए गए हैं। पेरिस समझौता और UNFCCC के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिपूर्ण समर्थन पर भी जोर दिया गया है। भारत के वर्ष 2028 में COP33 की मेजबानी की उम्मीदवारी का स्वागत किया गया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने में बहुपक्षीय प्रयास आवश्यक बताए गए हैं। इसके साथ साथ देश समान लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों के आधार पर कार्य करे, इस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। स्ट्रैटेजी फॉर ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2025 का भी स्वागत किया गया है, जिसने क्षेत्रीय विकास, व्यापार, निवेश और सहयोग के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया है। इसमें विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता पर बल दिया गया है। समावेशी सामाजिक विकास की दिशा में संकल्प लिया गया है। उसके साथ साथ नेताओं ने महिलाओं, दिव्यांगजन, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, प्रवासियों और शहरों में रहने वालों के अधिकारों और अवसरों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा को समानता और पारस्परिक सम्मान के सिद्धांतों के तहत वैश्विक सहयोग की प्राथमिकता बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरो में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। पीएम ने मलेशिया को भारत के लिए अहम बताते हुए महासागर विजन और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में उसका प्रमुख स्थान बताया। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। पीएम ने कहा कि IT, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे भविष्य के क्षेत्र ऐसे हैं जहां द्विपक्षीय संबंध मजबूती से बढ़ रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच इस बात पर भी चर्चा हुई कि दोनों देश के बीच निवेश और व्यापार संबंधों को कैसे और मजबूत बनाया जाए। ब्रिक्स समिट से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कानेल से भी मुलाकात की। रियो डी जेनेरो में हुई इस बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम ने आने वाले समय में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में बहुत विस्तार की संभावना जताई। पीएम ने कहा कि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे क्षेत्र भी समान रूप से आशाजनक हैं। पीएम ने कहा कि क्यूबा में आयुर्वेद की बढ़ती स्वीकार्यता निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। दोनों नेताओं ने आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अच्छी बातचीत हुई। न्यूज़ 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक 12 नंबर पड़ा क्या उधर? कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। ये सब क्या है भैया? हाँ, क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ, क्यों नहीं होगी भाई, बाइकर बनने का सपना जो था। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा ताकि मेरे मोन्टू के सपनों पे कोई ब्रेक न लगा सके। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस।
न्यूज़ 10 में एक बार फिर आपका स्वागत। बढ़ते हैं आगे। कैप्टन विक्रम बत्रा का आज बलिदान दिवस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैप्टन विक्रम बत्रा को उनके बलिदान दिवस पर याद किया है। एक्स पर लिखा है, कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर उनके सर्वोच्च बलिदान को हम याद करते हैं। करगिल युद्ध के दौरान उनकी बेमिसाल बहादुरी और बलिदान राष्ट्र की सेवा में साहस का एक शानदार उदाहरण है। उनके बलिदान दिवस पर उन्हें मेरी श्रद्धांजलि। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केरल सरकार पर पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा से संबंधों का आरोप लगाया है। पूनावाला ने केरल के पर्यटन मंत्री, जो मुख्यमंत्री के दामाद भी हैं, उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। अब ये सामने आ चुका है ब्लैक एंड व्हाइट में आरटीआई के माध्यम से कि केरला सरकार ने पाकिस्तानी स्पाई यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर ज्योति मल्होत्रा को रेड कारपेट इनविटेशन दिया था। केरला में टूरिज्म डिपार्टमेंट, जो मुख्यमंत्री के दामाद ही चलाते हैं, उन्होंने सारे खर्च उठाए ज्योति मल्होत्रा के, अकोमोडेशन और बाकी चीज़ें उनको प्रोवाइड की गई। स्टेट गेस्ट बनाया। सोचिए, पाकिस्तानी स्पाई स्टेट गेस्ट बन जाता है, हमास को प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आतंकियों को नमाज जनाजा मिल जाता है, नक्सलियों को समर्थन मिल जाता है और भारत माता का विरोध करते हैं। इनकी प्राथमिकता देखिए, पाकिस्तानी स्पाई के लिए रेड कारपेट और भारत माता के लिए नो एंट्री। ये इनकी मानसिकता है लेफ्ट की। क्या कार्रवाई करेंगे टूरिज्म मंत्री पर, या उनका संरक्षण किया जाएगा क्योंकि वो दामाद श्री है पिनराई विजयन की। अब बात करते हैं बाबा बर्फानी की। रामबन में श्री अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। तीर्थयात्रियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए तीर्थयात्रियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID कार्ड दिए जा रहे हैं। रामबन जिला सूचना विज्ञान केंद्र ने चंद्रकोट में यात्री निवास और लंगर स्थलों पर प्रशिक्षित कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा संचालित कई RFID वितरण काउंटर स्थापित किए गए हैं। और बाबा बर्फानी से आइए अब आपको लिए चलते हैं पुरी। दुनिया भर में आस्था का प्रतीक पुरी की जगन्नाथ यात्रा जारी है। कल सुनाबेश की रस्म निभाई गई, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को सोने के आभूषणों और वस्त्रों से सजाया गया। आज पुरी में अधरपना की रस्म निभाई जाएगी। अभी तक लाखों श्रद्धालु इस रथ यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं और श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। खबर अब मॉनसून से जुड़ी हुई। दिल्ली NCR में एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय हो गया है। कल रात से कई इलाकों में हुई बारिश आज सुबह तक जारी है। इसकी वजह से उमस से काफ़ी राहत मिल गई है। अब तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि दिल्ली में कई जगहों पर जल भराव देखने को मिला है। वहीं इस चिपचिपाती गर्मी से भी कहीं ना कहीं राहत मिली है। ट्रैफिक जाम की समस्या ज़रूर देखने को मिली है। वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो यहाँ कई इलाकों में कल से बारिश जारी है। मुरादाबाद में भारी बारिश के चलते कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 5 से 6 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान जताया है। अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र में भी आने वाले 2 दिन तक अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं 11 जुलाई तक उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान के भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में भी 10 जुलाई तक अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं मौसम का ये ताज़ा अपडेट, जहां दिल्ली NCR के कई हिस्सों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। बात मुरादाबाद की करें तो भारी बारिश से कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई और जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। वहीं 5 से 6 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम में तेज़ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उसके साथ ही अगले 2 दिनों में महाराष्ट्र में भी भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। अगले 2 दिन के लिए भी यही अलर्ट है कि बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और राजस्थान समेत कई जगहों पर भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। 11 जुलाई तक कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो देश के अलग अलग राज्यों में इस समय मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़ में भी 10 जुलाई को बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं दिल्ली में आज मौसम सुहावना हो गया है।
बात अब खेल की करें। खेल में भारत ने इतिहास रच दिया है। बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 336 रन से हरा दिया है। रनों के लिहाज से ये विदेश में भारत की सबसे बड़ी जीत है। वहीं भारत ने बर्मिंघम में पहली बार कोई टेस्ट जीता है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 336 रन से हरा दिया है। ये पहला मौका है जब भारत ने बर्मिंघम में कोई टेस्ट जीता है। वहीं रनों के लिहाज से ये विदेश में भारत की सबसे बड़ी जीत है। मैच के 5वें और आखिरी दिन बारिश के कारण खेल कुछ देरी से शुरू हुआ। 608 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 72 रन से आगे खेलना शुरू किया। ओली पोप को आउट कर आकाशदीप ने भारत को दिन की पहली सफलता दिलाई। हैरी ब्रूक भी 23 रन बनाकर आकाशदीप का ही शिकार बने। लंच से ठीक पहले बेन स्टोक्स को 33 रन पर आउट कर वॉशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया। क्रिस वोक्स 7 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर आउट हुए। एक छोर संभालकर खेल रहे जेमी स्मिथ 88 रन बनाकर आकाशदीप का शिकार बने और इसके साथ ही इंग्लैंड की मैच ड्रॉ कराने की उम्मीद समाप्त हो गई। इंग्लैंड की टीम 271 रन बनाकर आउट हुई। मैच की पहली पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शुभमन गिल ने इस मैच में बल्लेबाज के तौर पर तो इतिहास रचा ही, वहीं कप्तान के तौर पर भी बर्मिंघम में कोई टेस्ट जीतने वाले वे पहले भारतीय कप्तान बन गए। इस सीरीज का पहला टेस्ट इंग्लैंड के नाम रहा था। अब बर्मिंघम में भारत की जीत के बाद सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। सीरीज का तीसरा टेस्ट 10 जुलाई से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारत ने पहली बार एजबेस्टन के मैदान पर टेस्ट मैच जीतने में सफलता हासिल की। इस जीत से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली भी बेहद उत्साहित दिखे। विराट ने टीम को इस कामयाबी की बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। एजबेस्टन में इंडिया को बड़ी जीत मिली है। निडर होकर इंग्लैंड को पीछे धकेला गया। शुभमन गिल ने बल्ले से और फील्ड पर रहकर शानदार तरीके से नेतृत्व किया। सभी की ओर से प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को मिला। मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने जिस तरह से इस पिच पर गेंदबाजी की है, उनका खास जिक्र करना जरूरी है। बर्मिंघम टेस्ट में ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल और गेंदबाज मोहम्मद सिराज का नाम एजबेस्टन ऑनर्स बोर्ड में जोड़ा गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बर्मिंघम टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों पारियों को मिलाकर कुल 430 रन बनाने में सफलता पाई है। उन्होंने पहली पारी में 269 रन और दूसरी पारी में 161 रन का योगदान दिया। वहीं पहली पारी में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के शानदार 6 विकेट की मदद से भारत ने बर्मिंघम के किले को भेदने में सफलता पाई। भारत ने बर्मिंघम में पहली बार जीत हासिल की है। वहीं स्पेन के कार्लोस अल्कराज साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अल्कराज ने अंतिम 16 के मुकाबले में रूस के आंद्रे रुब्लेव को 6-7, 6-3, 6-4, 6-4 से मात दी। वहीं ब्रिटेन के कैमरॉन नॉरी ने भी विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में सफलता हासिल कर ली है। नॉरी ने पुरुष एकल वर्ग के अंतिम 16 के बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में निकोलस जेरी को 6-3, 7-6, 6-7, 6-7, 6-3 से पराजित किया। और इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे खबरों का सरपंच न्यूज़ पंच, मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।